हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। फिजिक्स में क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 आरबीएससी का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अपन इसके। तो 8th न्यूमेरिकल है इसके अंदर आंकिक प्रश्नों के हल। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन है। यदि 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 हो तो इसके लिए क्यूरी नियतांक ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसमें गिवन है ना उसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, उसके बाद अपन फॉर्मूला और कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, लौह चुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है और क्यूरी ताप 300 केल्विन। क्यूरी ताप को अपन T और यहाँ C लिख दें और ये हमारे पास 300 केल्विन हो रहा है। 450 केल्विन ताप पर यानी T की वैल्यू कितनी होगी? 450 केल्विन, दोनों केल्विन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेबिलिटी, साइज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, M लगा दो आप, M मतलब मैग्नेटिक। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.6। इसके लिए क्यूरी नियतांक ज्ञात करो। भाई क्यूरी नियतांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो फॉर्मूला याद करो आप इसमें। C की वैल्यू पूछिए ना इसमें, तो साई M इक्वल्स टू C अपॉन, याद करो। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, TC माइनस T था या T माइनस TC था, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। T माइनस TC वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी? 0.6। C डिमांड में है और T माइनस TC, T हमारे पास 450 केल्विन माइनस C हमारे पास हो गया 300 केल्विन। सिंप्लीफाई कर लें आप इसको, ये हो गया 0.6 C अपॉन, ये कितना हो गया? 450 में से 300 चला जाएगा, कितना बचेगा? 150। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0.6 इंटू 150 इज इक्वल टू C। डेसिमल हटा दें, 10 आ गया। ये जीरो तो सेंसलेस रहेगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो बताओ C की वैल्यू कितनी आई भाई? 15 छक कितने होते हैं? 90 होते हैं। अभी अपने पास आंसर अधूरा है क्योंकि यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना भाई, केल्विन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें हमने क्या देखा? क्वेश्चन इजी है, बस गिवन वगैरह ढंग से कनेक्ट कर लो और फिर फॉर्मूला सोच लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9th में देखो, एक चुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0.60 है, तो इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके अंदर देखो चुंबकीय प्रवृत्ति की बात हो रही है तो दो केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो एक केस फर्स्ट ले लो और एक केस सेकंड ले लो। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, 120 केल्विन T1, और मैग्नेटिक ससेबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति, खाली साइज से कर दो, रिप्रेजेंट साई 1 कितना है मेरे पास में? 0.60। तो इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस, अब ध्यान से देखना, 27 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर को आप T2 कह दो। तो हमारे यहाँ पर देखो ध्यान रखना है कि यूनिट है ना केल्विन रहना चाहिए। तो 27 डिग्री है ना, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? 273 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है। अब इस टेम्परेचर के ऊपर चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि साई 2 कह दीजिए, आपको ज्ञात करनी है। बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूला में देखो आपने क्या देखा है, साई मैग्नेटिक इक्वल्स टू क्या था? C अपॉन टेम्परेचर, ये था ना। यहाँ M हमने यूज नहीं किया, 1 2 यूज कर लिया था इसलिए। तो यहाँ क्या देखा आपने? टेम्परेचर अपॉन में आता है, ये यहाँ पर आता है। तो C तो दोनों के लिए सेम होगा। उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ देखूँ, साई 1 अपॉन साई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टेम्परेचर अपॉन में है ना, तो ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा? साई 1 है यहाँ पर, तो ये T1 आ जाएगा, यहाँ पर ये T2 आ जाएगा। रेशो इस तरह से डिसाइड करेंगे अपन।
अब वैल्यूज़ रख दो, देखें इसके अंदर साई 1 यानी 0.60, खाली 0.6 लेंगे तो भी ठीक है। ये हमारे को फाइंड करना है। और 1 यहाँ, तो यहाँ T1 है ना, T1 की वैल्यू कितनी है भाई, टेम्परेचर 120, T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 300। बस इसमें ध्यान ये रखना 27 डिग्री यूज़ मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर केल्विन में यूज़ करेंगे तो 273 प्लस कर लेंगे इसके अंदर। अब आप देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, साई 2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.60, 12 को ऊपर ले लो आप, इसमें 30 को अपॉन में ले लेंगे, ठीक है भाई। और साई 2 आपके हमारे पास में जो डिमांड में है यहाँ पर आ जाएगा, डेसिमल रिमूव कर दें यहाँ से 100, ये 0 तो सेंसलेस हो जाएगा, 32 जा, तो सोचो क्या आंसर आया। ये हमारे पास 24, 2 0 है तो यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल, और ये की वैल्यू किसकी आ जाएगी, साई 2, और ये हमारे पास क्या थी, डिमांड थी इसकी। करेक्ट, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कंसेप्ट का ध्यान रखना है, फॉर्मूलों को याद रखना है। इसमें मेन चीज़ क्या थी, टेम्परेचर जो है 27 डिग्री था ना, उसको केल्विन में चेंज करके यूज करना था। टेंथ क्वेश्चन में देखो, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, पहले तो ये देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका, और बहुत ध्यान से देखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सेंटीमीटर में दे रखा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। लिखते रहो साथ साथ में, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लोहे की छड़ 10⁻³ एम्पियर पर मीटर है, एम्पियर पर मीटर देखती है, एच का मान आ गया भाई कि चुंबकन क्षेत्र के समानांतर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एच का मान आ गया मेरे पास में 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई 4 × 10⁻⁻4 वेबर है। तो पदार्थ की पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति, 3 चीजें पूछी है। अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर लो। अगर मैं मीटर स्क्वायर करना चाहता हूं तो 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड है तो 2 बार है, तो 100 भी 2 बार लिख दो आप इसमें। ये तो आ गया ए। अब हमारे पास इसके अंदर देखो बी की वैल्यू नहीं है, सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, बी। फॉर्मूला याद करो बी के लिए, क्या करेंगे अपन बताओ जल्दी। फाई दे रखा है, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू ए, ठीक है, और समानांतर है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब फाई की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है, फाई कितना है भाई, 4 × 10⁻⁻4 बी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि 4 अपॉन ये कितना हो गया, 10⁻4 लिख दो इसको, 4 बार है ना 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 × 10⁻⁻4, तो अपॉन में ले लो ना आप इसको, तो 10⁻+4 हो जाएगी, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा तो 10⁻4, और ये 4 अपॉन में आ जाएगा, कितना आया आंसर, बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 क्या, 1 टेस्ला, ठीक है भाई। तो ये तो हमारे पास बी आ गया। अब सबसे बड़ी बात थी बी निकाला क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे क्या चाहिए थी, चुंबकीय पारगम्यता की जरूरत थी, ये वाली, है ना, इसके लिए। अब म्यू का फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसके अंदर बी अपॉन एच, यानी कह सकते हैं बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है। म्यू निकालना था मेरे को इसके अंदर। अब बी की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, 1 टेस्ला, और एच की वैल्यू कहाँ है, ये हो रही 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3, ठीक है क्या। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास, म्यू की आ जाएगी। अब आप इसमें यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा, वेबर पर एम्पियर मीटर, ध्यान से देखेंगे ना, डैश लगा लो बोली ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आप इसमें देखो म्यू के बाद में और क्या चाहिए आपको,
आपेक्षिक पारगम्यता। ये आपेक्षिक पारगम्यता का फॉर्मूला याद है कि नहीं है आपको? रिलेटिव है ना, म्यू आर कितना होता है भाई? म्यू अपॉन म्यू नॉट, वैल्यू रखो देखें। इसकी वैल्यू तो मेरे पास 10 की पावर -3 अभी निकाली थी, ये कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर, याद करो, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी याद करो, बताओ कितना होगा? -7 ही आया ना, ये -7। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो ध्यान से देखो, 1/4 पाई, तो इसको तो आप अलग कर लो, 1/4 पाई इंटू 10 की पावर -3 और ये प्लस का 7। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, 1/4 पाई इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 रख करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमेशा के लिए याद कर लो 1/4 पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो 0.0796 अप्रॉक्सीमेटली होती है ना, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, आप इसको अप्रॉक्स याद कर लीजिए। तो यहाँ पर तो लिख देंगे अपन 0.0796 इंटू ये 10 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आप इसमें ये डेसिमल हटाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 4 जीरो, ये दोनों जीरो तो सेंसलेस हो गए, ये चारों जीरो इस 10 की पावर 4 से कैंसिल, तो 796 ये किसकी आ जाएगी? म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या पूछा है इसमें? एक आंसर तो आ गया, 796। एक पारगम्यता ऑलरेडी हम निकाल चुके, कौन सी? 10 की पावर -3 वेबर पर एम्पियर मीटर, और आपेक्षिक पारगम्यता आ गई 796। अब एक चीज और पूछिए, चुंबकीय प्रवृत्ति। यहां पर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सोचो चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। चुंबकीय प्रवृत्ति याद है? म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई एम। अब जो वैल्यूज याद है उसको यहां पर लिख लें, नहीं निकाल चुके ऑलरेडी अपन इसमें। म्यू आर की वैल्यू देखो 796 यहां पर पड़ी है, यहीं से कलेक्ट करनी है, ये 1 प्लस साई एम। 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो आप इसमें, तो 796 माइनस 1 इज इक्वल्स टू साई एम, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना आ जाएगा? 795। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। बट इसमें ये ध्यान रखना 1/4 पाई है ना, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा टफ रहेगा, टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको याद कर लो 0.0796। अगर याद नहीं है तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 796, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने तीनों ये आंसर गेन कर लिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी ज़रूरी है इसमें। 11th क्वेश्चन, एक वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.05 मीटर तथा फेरों की संख्या 100 है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है पहले, ठीक है ना। इसमें 0.1 एम्पियर धारा बह रही है, तो इसे 1.5 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसकी अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुसने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W वर्क निकालना है। कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है। अच्छी बात है भाई, देखते हैं सब चीजें कितनी दे रखी है और क्या निकालना है। वर्ताकार कुंडली है, उसकी त्रिज्या R हो गई 0.05 मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेरों की संख्या N ले लीजिए, 100 दे रखी है। इसमें 0.1 एम्पियर की धारा, 0.1 एम्पियर की धारा है, बह रही है। 1.5 टेस्ला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुसने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W। अब बताओ इसमें W का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन इसके अंदर? किया गया कार्य mb cos θ1 माइनस cos θ2। एक बात की जरूरत और पड़ रही है, θ1 और θ2। अब θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू लिखिए, 180 डिग्री और ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब भाई देखो इसके अंदर m, यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ? m क्या होगा इसके अंदर? m की वैल्यू NIA, याद है फॉर्मूले? m की जगह क्या लिखेंगे? NIA
आई और ए, चुंबकीय आघूर्ण याद है ना, cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, क्षेत्रफल। अब कुंडली कैसी है भाई, वर्ताकार है, तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये बी और ये cos θ1 माइनस cos θ2। अब सारी वैल्यू हम रख सकते हैं इसके अंदर। अब वैल्यू रखो, फटाफट आंसर निकालो, देखें आप लोग। n का मतलब हमारे यहाँ कितना है 100, आई हमारे पास 0.1 यानी 1/10 लिख दो आप, डेसिमल हटा देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लो, और r 0.05 दो बार लिख देंगे, स्क्वायर है इसलिए, इंटू 0.05, ठीक है। और b 1.5, ये हमारे पास हो गया 1.5। cos θ1 की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, ठीक है भाई। अब सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल भी हटा दो, और ये भी हटा दो, 10, करेक्ट। अब आप इसमें देखो सेंसलेस कितने हो गए, 2 0 ये सेंसलेस, ये 2 0 सेंसलेस हो गए। अब आपके पास में यहाँ से देखो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट। अब चीज़ों को थोड़ा संभाल के लिखो, 314, ये 5 × 5 × 15 और अपॉन में क्या हो गया, कितने जीरो हो गए देख लो आप, ये 10 है, 100 × 100 और फिर एक बार 10। cos 0 कितना होता है भाई, 1 होता है, ध्यान है ना। और cos 180 की वैल्यू याद कर लो -1 होती है, cos 180, ये हमारे पास -1 हमेशा के लिए। तो माइनस, और इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है भाई। अब बड़ा आराम से रिड्यूस कर दो, 5 से 5 2 जा, 2 से 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से भी अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो फिर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 10 जा, और यहाँ से 157 आ जाएगा। अब आप करो इसकी कैलकुलेशन, बड़ा आसान हो गई कैलकुलेशन ना। 157 × 15 अपॉन 0 कितने बच गए भाई, 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 जीरो इसके अंदर बच गए। कैलकुलेशन थोड़ी आराम से करनी है अपने को। अब 15 से कर दो इसको गुणा, मल्टीप्लाई, 15 7 कितना होता है 105, 10 75 और 10 85, 8 15 और 8 कितने हो गए 23, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, 1 2 3 4 0 ना, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो, 0.2 3 5 और 5। अभी भी आंसर आपके अधूरा है, पूरा कैसे होगा इसका, मात्रक लिखने से। तो वर्क है तो हमारे पास मात्रक यानी यूनिट कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.2355, है ना। इन क्वेश्चंस को है ना आप करने के लिए ना, सबसे पहले जो गिवन है ना उसको अच्छी तरह से कलेक्ट करेंगे ना, तो आपके आंसर परफेक्ट आएंगे, ये आप ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम भाई? सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर अटैक कर लो, एम बी cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू रख लो, और यहाँ पर m का मतलब NIA, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना, n क्या होती है, फेरों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, I उसमें बहने वाली धारा, A उसका क्षेत्रफल, और B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। वैल्यू रखी, यहाँ A है ना πr² होगा, बताओ क्यों होगा, क्योंकि वर्ताकार है, तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, πr² होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छी तरह से ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कुंडली L भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है तथा B चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है और फ्री टू रोटेट है ना, घूम सकती है। B सदिश कुंडली के तल में है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जैसे कुंडली होगी ना त्रिभुजाकार, तो उसके तल के अंदर B है, यानी कि उसका जो तल का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया और B के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा।
यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर बलागुण टॉ लगे तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। यहाँ पर थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है, पता होने जरूरी है। पहली बात तो ये त्रिभुजाकार कुंडली है ना, कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसके बारे में क्वालिटी पता होनी चाहिए आपको। समबाहु त्रिभुज क्या क्या बातें होती है, समान लंबाई की भुजाएं। एक बात तो सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है ना वो समान होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ना वो कितना होता है, √3/4, और ये भुजा का वर्ग। ये तीन बातें आपको समबाहु त्रिभुज कहते ही दिमाग में आ जानी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर कुंडली है और इसके अंदर धारा कौन सी बह रही है, आई करंट इसके अंदर चल रही है ऐसे। फिर क्या बोला भाई, एल है लंबाई इस भुजा की। भुजा की लंबाई कितनी है, एल है ना। यहाँ पर इसमें डायरेक्शन दे रखी है तो आप इसमें आराम से आगे दूसरी जगह लिख लो, भुजा की लंबाई इसके अंदर एल है। अब बी चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इसके तल में है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा और बी के बीच में जो कोण है ना वो कितना दे रखा है इसके अंदर, थीटा इक्वल्स टू इसने दे दिया है 90 डिग्री। टॉ बलाघूर्ण के बारे में बात हो रही है तो टॉ के बारे में किसी कुंडली के लिए बात करें तो टॉ इक्वल्स टू क्या होता है, याद करो। अभी क्या था एक क्वेश्चन, क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम बी इसके अंदर क्या करेंगे, साइन थीटा। थीटा की जगह यहां पर 90 आ जाएगा। एम क्या होता है बेटा, एम क्या होता है इसका, याद करो। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NIA, और ये बी पड़ा ही है, यहाँ तो 90 डाल दो, खुद ने क्वेश्चन ने कह दिया है। एन होती है फेरों की संख्या, इसमें एन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, कोई फेरों की ऐसी कैलकुलेशन दी नहीं है, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, एक ही फेरा है इसके अंदर। तो एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ये आई क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था √3/4। समबाहु त्रिभुज है ना, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी एल है उसका स्क्वायर, और बी ये हमारे पास साइन 91 हो जाएगा, ये हमारे पास टॉ है। अब सोचो इसमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 ऊपर आ जाएगा, टॉ ऑलरेडी पड़ा है, बाकी सारी वैल्यू अपॉन में डाल दो आप इसमें। अपॉन में क्या आ गया, एक तो ये आई आ गया, एक हमारे पास में ये √3 आ जाएगा, और ये एक ये बी आ जाएगा, ठीक है भाई। और एल स्क्वायर हमारे पास में यहाँ पर पड़ा रह गया। यहाँ तक समझो, देखें कोई प्रॉब्लम आई क्या इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे ना तो इस तरफ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। एल को इधर लिख दो आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 टॉ √3 आई और ये बी। अब 4 का रूट तो अपन जानते हैं कितना होता है, 2 होता है, बाकी का जानते नहीं, वैल्यू नहीं पता, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टॉ √3 बी आई लिख दो या आई बी लिख दो, एक ही बात है। और पावर के अंदर ये रूट लिखो बोली 1/2 लिखो, एक ही बात है। ये हमारे पास इसकी भुजा की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन पहले ना बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद में कुंडली वाला कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे, बला गुण एम बी साइन थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि इसने क्या बोला है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो ना कुंडली के तल में है, यानी कि इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना होता है, इस तल के लंबवत उसकी डायरेक्शन होती है ना, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो NIAB साइन 90 साइन 91 होता है।
एन फेरों की संख्या होती है। तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि 5 फेरे या 10 फेरे कुछ दे नहीं रखे हैं, तो n = 1 कह दीजिए आप इसमें। करंट I हो गई है ना, जो चल रही धारा प्रवाहित करने पर I धारा, तो I वैल्यू रख दी। और क्षेत्रफल √3/4 L स्क्वायर भुजा का स्क्वायर मैंने आपको पहले बता ही दिया। और ये भी पड़ा sin 91 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, L की वैल्यू निकाली, इसीलिए आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि भी अगर हमारे को न्यूमेरिकल सही करना है, एग्जाम में क्या सबसे ज़्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल से, आंकिक प्रश्नों से। अगर आंकिक प्रश्न हमारे को सही करना है ना, तो उसको अच्छी तरह पढ़ना है और एक से ज़्यादा बार पढ़ना है, एक से ज़्यादा बार पढ़ना है। और जो गिवन वैल्यू है उसको अच्छी तरह से कलेक्ट करना है, उसके बाद फाइंड करना क्या है उसके बारे में सोचना है। जो पहले दिया हुआ है ना उसको अच्छी तरह से, कौन सा मात्रक है, CGS है, MKS है, उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या पूछा है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये सब बातें सोचनी है। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर बहुत ज़्यादा करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अप्रोच हो सके। थैंक यू वेरी मच। होप यू आर द ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय।